Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really good. And yes, welcome back to my YouTube channel, AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. Dear friends, आज मैं आपको बीकॉम पास सेकंड के अपकमिंग एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक कवर करने जा रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। जो आपका ऑनर्स पेपर 4 है रहने वाला है। तो आइए देर न करते हुए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशलाइज अकाउंट, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी तक थोड़ा सा भी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं किसी भी रीजन के से, ठीक है ना। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। जो पढ़े हैं, जो या थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किए हैं या फिर किसी भी कारण से नहीं कर पाए हों, उनके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वो मात्र 7 डेज के रिविजन क्लास में यूट्यूब क्लास का अगर यूज करके, ठीक ना, उसको देख करके अगर 2-3 बार इस वीडियो को 7 डेज का जो ये वीडियो रहने वाला है, ठीक ना, अगर 2-3 बार इसको आप देख लेते हैं और कुछ कॉपी पेन लेकर रिवीजन कर लेते हैं आप, ठीक ना, तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं स्पेशलाइज अकाउंटिंग के पेपर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। डियर फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जो मेरे अपने स्टडी मटेरियल से चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, ठीक है, जो है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर एंड पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, यानी कि लाभ एवं हानि समामेलन के पूर्व एवं पश्चात, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी क्वेश्चन है कि सर इस टॉपिक से, इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम में, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या आपसे क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर एंड पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन करने वाला है कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन कर सकता है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपके क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक आपको डिजाइन से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये भी हम लोग देखेंगे अपने स्क्रीन पे, ठीक है। कहेगा क्या, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। फाइंड प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन या प्रायर टू आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ठीक ना। पोस्ट या आफ्टर दोनों एक ही वर्ड में हम लोग एक ही सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता क्या है कि समामेलन के पूर्व और बाद का लाभ या हानि फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में ये आपको पूछा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए या लाभ हानि का विवरण तैयार कीजिए, ठीक ना। तो वैसे सिचुएशन में भी हम लोग को उसमें करना क्या है, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो प्रिपेयर करें या स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें, दोनों ही सूरत में हम लोग को फाइंड आउट करना होगा प्रॉफिट और लॉस प्रायर एंड पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन। डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को जितना भी आपके फ्रेंड सर्किल है, जितने भी ग्रुप हैं, सब में शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने में हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। समामेलन के पूर्व का भी आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है और समामेलन के बाद का भी प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। दोनों में से क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे एग्जाम में पूछे, काम एक ही करना है, ठीक है। इतना समझ गए।
क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ 7 डेज का रिवीजन क्लास डिसाइड किया गया है, ठीक ना। तो ज्यादा समय न लेते हुए चैप्टर के टॉपिक से, ठीक ना, बहुत ही कम समय में हम आपको फुल रिवीजन कराएंगे, ठीक ना। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं ऐसे स्टूडेंट, ठीक ना, जो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं पढ़े हुए हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, अगर इस वीडियो के 3 से 4 बार अगर देख लेते हैं, ठीक ना, और हमारा जो मॉडल सेट है अगर किसी तरह कांटेक्ट करके अपने फ्रेंड सर्किल से या फिर AK गुप्ता कॉमर्स क्लासेस इंस्टीट्यूट से आकर अगर रिसीव कर लेते हैं तो उनको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये काम हम लोग करेंगे कैसे, ठीक ना, कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए बेसिकली इस टॉपिक में ये 2 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक ना, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना होगा, ठीक ना। डियर फ्रेंड्स, ये 7 डेज का हम जो भी क्लास कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 का 5 न बना सके या हम न बनवा सके, ठीक ना, आपको हेल्प न कर सके 5 क्वेश्चन बनवाने में, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आपका 3 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल, अगर आप इस वीडियो को 7 डेज का वीडियो को अगर बहुत अच्छे तरीके से अगर यूटिलाइज कर लेते हैं इन 7 डेज को, तो 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सही सही किसी से भी रुकने वाला नहीं है और आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं, जिससे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सके और फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कर सके। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट required before preparation of profit and loss account या statement of profit and loss। देख सकते हैं आप कि कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का रिक्वायर्ड होगा, आवश्यकता होगा, ठीक ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले वो चीज को सीख लेना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को अगर हम लोग को फुलफिल। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो रिक्वायर्ड है। सबसे पहला जो है कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। हमको टाइम रेशियो का कैलकुलेशन सीखना होगा इस चैप्टर का। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, कहता है अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ पोस्ट प्रायर एंड पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन, यानी समामेलन के पूर्व और बाद के पीरियड यानी अवधि के आधार पर, ठीक ना, हम टाइम रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग सीखेंगे आगे एग्जाम्पल के रूप में कि कैसे हम लोग टाइम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो या टर्नओवर रेशियो, ठीक है, यानी कि बिक्री अनुपात या टर्नओवर आवर अनुपात की गणना करनी होगी अकॉर्डिंग टू प्रायर पीरियड सेल्स एंड पोस्ट पीरियड सेल्स, ठीक ना। 2 पीरियड अगर हम प्रायर पीरियड का समय पता कर लें और पोस्ट पीरियड का टाइमिंग पता कर लें, ठीक ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल में देखेंगे हम लोग कि कैसे इसका कैलकुलेशंस करेंगे। थर्ड नंबर है कैलकुलेशन ऑफ न्यू टाइम रेशियो। एक ये विशेष टाइप का रेशियो है इस चैप्टर के अंदर, ठीक ना, जिसको एक नया नाम दे दिया गया है न्यू टाइम रेशियो, ठीक ना। ये किस लिए कैलकुलेट किया जाएगा जरा इसको भी हम लोग देख लें। पता है फॉर परचेस कंसिडरेशन टू वेंडर इंटरेस्ट, ठीक ना, यदि हम वेंडर से कुछ परचेस किए हुए हैं, ठीक ना, या उसके बदले में जो पेमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, उसका इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट जो पेमेंट होगा उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए एक रेशियो की जरूरत होती है, यानी कि न्यू टाइम रेशियो के बेसिस पे ही उस वेंडर के इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नंबर 4 जो है हम लोग का, नंबर 4
नंबर 4 कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस यानी कि विभिन्न व्ययों का बंटवारा हम कैसे करेंगे, वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और किस बेसिस पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसके अंदर हम लोग टॉपिक नंबर 4 के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट टाइम रेशियो। हाउ टू कैलकुलेट टाइम रेशियो, ये नंबर 1 हेडिंग में हमारा है। टाइम रेशियो की गणना कैसे करें, यानी कि समय अनुपात की गणना कैसे करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि टाइम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि हम बताए थे कि उसका जो बेसिस है वो पीरियड यानी कि प्रायर पीरियड और पोस्ट पीरियड के बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो देखते हैं, प्रायर पीरियड और हम यहां पे पोस्ट पीरियड। अब आप देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जब हम लोग टाइम रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा प्रायर पीरियड जो है कब से कब तक का माना जाता है और पोस्ट पीरियड जो है वो कब से कब तक का माना जाता है। कहता क्या है कि फ्रॉम द डेट ऑफ रनिंग बिजनेस purchase, from the date of running business purchase up to थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे पोस्ट पीरियड थोड़ा नीचे कर देते हैं। अप टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है प्रायर पीरियड को फाइंड आउट करने का, यानी कि पता लगाने का। फ्रॉम द डेट ऑफ रनिंग बिजनेस परचेस, ठीक है, यानी कि रनिंग बिजनेस कब परचेस कर रहे हैं, ठीक ना, उस डेट का पता कर लीजिए, उसका टाइमिंग पता कर लीजिए, और अप टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का समामेलन कब हो रहा है, ठीक ना, यानी कि बिजनेस परचेस करने के दिन से लेकर बिजनेस का समामेलन होने के दिन तक का जो टाइम होता है, पीरियड होता है, वो प्रायर पीरियड होता है। डियर फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं पोस्ट पीरियड पे। कहता क्या है ये कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस up to from the date of incorporation of business up to close of first accounting year, first accounting या फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा जो है पोस्ट पीरियड का समय जो है फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला बनाया गया है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि जहां तक हम छोड़े थे, ठीक ना, वहां से हम फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, प्रायर पीरियड में जहां तक हम यहाँ पे एंड किए थे वहां से स्टार्ट करेंगे पोस्ट पीरियड के लिए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय का समामेलन से लेकर अप टू क्लोज ऑफ फर्स्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्लोज ऑफ फर्स्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपका हर साल जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है तो हर साल अपना अकाउंट क्लोज करती है, तभी प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। तो वो हम डेट को पता कर लेंगे, वो टाइम पता कर लेंगे कब कंपनी जो है अपना अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करती है। हो सकता है
31 दिसंबर को क्लोज करे, कोई कंपनी 31 मार्च को क्लोज करती है, ठीक है ना, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट करती है तो नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को क्लोज करती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज को याद रखना बहुत जरूरी है जब हम टाइम रेशियो का कैलकुलेशन करने जा रहे हो। प्रायर पीरियड कब से कब तक माना जाता है और पोस्ट का पीरियड कब से कब तक माना जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, कहता है कि बिजनेस रनिंग बिजनेस परचेज करने के दिन से लेके या तारीख से लेकर, ठीक ना, व्यवसाय का यानी कि बिजनेस का समामेलन होने तक का जो दिन होता है, ठीक ना, वो आपका प्रायर पीरियड होता है, पूर्व का समय होता है। और पोस्ट पीरियड का जो समय होता है वो बिजनेस का समामेलन होने के दिन से लेकर आपका अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के दिन तक का जो समय होता है वो आपका पोस्ट पीरियड का समय होता है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ताकि और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना। आपको क्वेश्चन में बोलेगा रनिंग बिजनेस परचेज एज ऑन 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021, ठीक है। Incorporation of business as on 1st April 2021, close of financial year as on 31st December 2021। आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, ठीक है ना। आपसे कहता क्या है कि कैलकुलेट टाइम रेशियो, कहता क्या है, टाइम रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि टाइम रेशियो जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, इस डेटा के हेल्प से हम कैसे टाइम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख कर देते हैं, हेडिंग देंगे हम कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो, ठीक है। और यहां पे हम लिख देंगे प्रायर पीरियड और यहां पे हो जाएगा पोस्ट पीरियड, ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया था कि रनिंग बिजनेस परचेस कब हुआ है, 1 जनवरी 2021 को हुआ है। बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 2021 को हुआ है। और एंड ऑफ क्लोजिंग ईयर, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कब है, 31 दिसंबर 2021। तो हमारा जो प्रायर पीरियड का जो टाइम होता है वो रनिंग बिजनेस परचेस करने के दिन से लेकर यानी कि 1 जनवरी 2021 टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस 1 अप्रैल 2021, यानी कि अब देखेंगे हम 1 जनवरी टू 1 अप्रैल जो हमारा टाइम निकल के आ रहा है वो 3 मंथ का निकल के आ रहा है। कितने मंथ का, 3 मंथ का। तो ये हमारा जो है प्रायर पीरियड का है, ये 3 मंथ जो है प्रायर पीरियड का समय हो गया हमारा। अब हम देखते हैं पोस्ट पीरियड का समय कब से कब तक होगा। तो हमने फॉर्मूला में क्या कराया था कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, तो इनकॉर्पोरेशन का डेट कब है, 1 अप्रैल 2021। तो हम यहाँ पे लेंगे 1 अप्रैल 2021 टू क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है, टू 31 दिसंबर 2021 इक्वल टू, अब 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का जो टाइम होगा वो 9 मंथ का होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इसलिए टाइम रेशियो इक्वल टू
3:9, या इसको इंसर्ट कर दें तो 1:3 हमारा जो होगा टाइम रेशियो निकल के आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप इस टाइम रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंजॉय किए होंगे, ठीक ना, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो टाइम रेशियो जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले को रिमाइंड करना है, रिमेम्बर करना है, और उस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करना है, अपने डेट को सेटअप कर देना है, हमारा टाइम रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को जितना बार आप देखेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा टाइम रेशियो क्या कैलकुलेशन। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 2 या ट्रीटमेंट नंबर 2, हाउ टू कैलकुलेट सेल्स या टर्नओवर रेशियो। तो क्लीन कर देते हैं हम इसको, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा कर लेते हैं। नंबर 2, how to calculate sales या टर्नओवर रेशियो। सेल्स या टर्नओवर रेशियो, तो सेल्स रेशियो का फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। सेल्स रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रायर पीरियड सेल्स इज टू प्रायर पीरियड सेल इज टू, यानी कि अनुपात पोस्ट पीरियड सेल्स। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। सेल्स रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए प्रायर पीरियड सेल्स से हम लोग डिवाइड कर देंगे पोस्ट पीरियड के सेल्स को, तो हमारा जो है सेल्स रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हम लोग ये भी दिखा दें, कभी कभी क्वेश्चन में टोटल सेल्स अवेलेबल होता है, प्रायर पीरियड का सेल्स अवेलेबल होता है, पोस्ट पीरियड का सेल्स पता नहीं रहता है। तो हमको क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन में पोस्ट पीरियड का सेल्स सबसे पहले पता कर लेना होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे वेयर पोस्ट पीरियड सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल सेल्स में से जो सेल्स आपको दिया है उसको हम माइनस कर लेंगे, यानी कि प्रायर पीरियड सेल्स। टोटल सेल्स माइनस प्रायर पीरियड सेल्स। टोटल में से प्रायर पीरियड वाला जो सेल्स है का अमाउंट है उसको डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो पोस्ट पीरियड का सेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेल्स रेशियो या टर्नओवर रेशियो हम बहुत ही इजी ट्रिक से हम लोग क्या किए, फाइंड आउट कर लिए। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम लोग सेल्स रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, किस किस इंफॉर्मेशन की हेल्प से। कहता क्या है कि आपके क्वेश्चन में टोटल सेल्स दिया होगा ड्यूरिंग द ईयर या फॉर द ईयर, कुछ भी लिख सकता है, अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सेल्स टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड रुपीज 1 लाख। First 3 months sales amounted to rupees 25,000। फर्स्ट 3 मंथ यानी कि प्रथम 3 महीने का, यानी पहला 3 महीने का जो सेल्स है वो आपको दे दिया है 25,000 रुपया। अब कहता क्या है, कैलकुलेट सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो आपको सेल्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से तो हम यहाँ फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ
जो चीज का कैलकुलेट कर रहे हैं उसका हेडिंग में जरूर लिखेंगे, नहीं तो नंबर यहाँ से ही रिड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो हम हेडिंग डालेंगे और सेल्स रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। सेल्स रेशियो इक्वल टू हमने फॉर्मूला क्या लिखाया है, सेल्स रेशियो इक्वल प्रायर पीरियड सेल्स और पोस्ट पीरियड सेल्स। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपका टोटल सेल्स दिया है और प्रायर पीरियड का सेल्स दिया है। तो अगर फर्स्ट 3 मंथ का जो टाइम है वो प्रायर पीरियड का समय होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जो 9 मंथ है वो पोस्ट पीरियड का सेल्स होगा, ठीक है। तो 1 लाख में 25,000 जो है वो प्रायर का सेल्स हुआ, तो पोस्ट का सेल्स कितना हुआ, तो 1 लाख माइनस 25,000 75,000 हो गया। तो सेल्स रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 25,000 इज टू 75,000। सिर्फ एक लाइन में इसका कैलकुलेशन हो गया आपका। यहाँ देख रहे हैं सेल्स रेशियो इक्वल टू 25,000 इज टू 75,000। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 जीरो हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा जो रेशियो बच गया वो कितना हो गया 25 इज टू 75। या इसको हम इसको और छोटा कर दें तो 25 से इसको काटेंगे 25 75, यानी कि 1:3 यहाँ पे आंसर आ गया। ये हमारा सेल्स रेशियो निकल कर आ गया। इस वीडियो को 2-3 बार अगर आप रिपीट कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आप सेल्स रेशियो बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समय को ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा टॉपिक नंबर 3, हाउ टू कैलकुलेट न्यू टाइम रेशियो। उसको भी हम लोग देखते हैं। Number 3, how to calculate new time ratio। न्यू टाइम रेशियो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि न्यू टाइम रेशियो फाइंड आउट करने का, कैलकुलेट करने का पर्पस यही होता है कि वेंडर के इंटरेस्ट का पेमेंट किस बेसिस पे देना है ये पता कर सके हम, ठीक है। तो न्यू टाइम रेशियो निकालने का भी बेसिस जो होता है वो प्रायर और पोस्ट पीरियड के बेसिस पे ही फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि हम लोग टाइम रेशियो का कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रायर पीरियड जो है इसके लिए कब से कब माना गया है। और पोस्ट पीरियड जो है कब से कब तक माना गया है। कहता क्या है कि फ्रॉम द डेट ऑफ running business purchase up to date of from the date of running business purchase up to date of incorporation of business। सेम वही आपका टाइम रेशियो वाला ही पूरा फॉर्मूला देख सकते हैं आप। यानी कि रनिंग बिजनेस को परचेस करने के दिन से लेकर बिजनेस का यानी व्यवसाय का सम्मेलन होने का दिन जो है हमारा वो प्रायर पीरियड का समय माना जाता है। अब देखते हैं पोस्ट पीरियड का टाइम कब से कब तक होगा। तो ये कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ incorporation of business up to interest paid to the vendor, या फिर ऐसे कर सकते हैं up to date of interest paid to the vendor। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं। प्रायर पीरियड रनिंग बिजनेस परचेस से लेकर
इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का समामेलन होने तक का, ये हम टाइम रेशियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं। प्रायर पीरियड का समय सेम वही, यहाँ पे भी वही रहने वाला है। पोस्ट पीरियड का अगर बात करें तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस जहां से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे अप टू डेट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू द वेंडर, यानी कि वेंडर को इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना है, वो जो डेट होगा वो पोस्ट पीरियड का समय होगा। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर में हम न्यू टाइम रेशियो निकालना सीख सकते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल से और क्लियर कर देते हैं। तो एग्जांपल में आपको दिया हुआ क्या है, परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस as on 1st January 2021, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, और बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन यानी समावेशन कब हुआ है, एज ऑन 1st अप्रैल 2021। इंटरेस्ट paid to the vendor for purchase consideration, for purchase consideration, purchase consideration, purchase consideration as on 1st June 2021। अब आपको कह रहा है कैलकुलेट न्यू टाइम रेशियो, न्यू टाइम रेशियो। ये जो भी कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट है जो आपको बता रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू टाइम रेशियो, ये आपके क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, इसको खुद करना है सिचुएशन डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक ना। देख क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना रहे हैं, तो आपको ये कैलकुलेशन खुद से करना है, ठीक ना। चाहे वो टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो, हर एक क्वेश्चन में ये तो मैंडेटरी है, नेसेसरी है। और न्यू टाइम रेशियो तभी कैलकुलेट करेंगे जब वेंडर का इंटरेस्ट पेड होने का डेट दिया हो क्वेश्चन के अंदर। अगर नहीं दिया हो तो इस कैलकुलेशन, न्यू टाइम रेशियो कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ये हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व करके कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, न्यू टाइम रेशियो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से क्लीन करना चाहेंगे। ताकि हमारा सॉल्यूशन अच्छे तरीके से फ्रेश हो सके। सॉल्यूशन में हम यहाँ ले लेते हैं और हेडिंग देंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेट न्यू टाइम रेशियो, न्यू टाइम रेशियो। और यहाँ पे लिखेंगे प्रायर पीरियड, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा पोस्ट पीरियड, और जो भी फॉर्मूला में हमने लिखा हुआ है उसको डेट में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। तो प्रायर पीरियड का समय कब था, रनिंग बिजनेस परचेज के दिन से लेकर, तो रनिंग बिजनेस परचेज जो हुआ है 1 जनवरी 2021 टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस 1 अप्रैल 2021 इक्वल टू, देख लेना है यहाँ पे हमारा कितना मंथ निकल के आ जा रहा है, तो 3 मंथ का एक डेट निकल के आ जाएगा। पोस्ट पीरियड का टाइम जो है ये कब से कब माना जाता है, तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस 1 अप्रैल 2021 टू, अब देख लेना है कि वेंडर को इंटरेस्ट कब पेड हो रहा है, तो वेंडर का इंटरेस्ट जो पेड हो रहा है उसका जो समय है 1 जून है, तो 1 जून 2021। अब देख लेना है अप्रैल से जून 2 महीने का समय निकल के आ रहा है, तो 2 मंथ हो गया। अप्रैल और मई, जून को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि जून यहाँ फर्स्ट ही है, 30 जून रहता तब जून कंसीडर हो जाता है। तो कह सकते हैं इसलिए न्यू टाइम रेशियो, टाइम रेशियो को शॉर्ट में टीआर भी लिख सकते हैं, न्यू टाइम रेशियो इक्वल टू 3:2। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग जो हमारा टॉपिक है टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो और न्यू टाइम रेशियो, ये हम लोग बहुत अच्छे तरह से कवर कर लिया है आज के क्लास में। तो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।
आगे का जो टॉपिक नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सारे लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।